Hello students, class +1. Today we are going to discuss hydrocarbons regarding mechanism of electrophilic substitution reactions. Then we will study Huckel rule. Then next objective is to study directive influence of substituents and their effect on reactivity. And then polynuclear hydrocarbons. स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोकार्बन्स का लास्ट पार्ट है एंड वी हैव टू स्टडी इट इन अ वेरी वेल डिफाइंड मैनर एज दिस इज द पार्ट ऑफ +2 ऑल्सो. सो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल दीज टॉपिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई टॉक अबाउट मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो मैकेनिज्म में हमने क्या देखना है कि जो बेंजीन है इसके अंदर 3 जगह पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स बोलते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं. और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बेंजीन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगी. और अगर ये न्यूक्लियोफाइल होगी तो बाहर से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल को ये अपने इलेक्ट्रॉन दे पाएगी, उसको अपने साथ जोड़ पाएगी. तो अब हमने इसी का ही मैकेनिज्म पढ़ना है कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे सब्स्टिट्यूट होता है बेंजीन रिंग के ऊपर. स्टेप नंबर 1, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. तो इलेक्ट्रोफाइल पहले जनरेट ही कैसे होता है? कोई भी रिएजेंट 2 चीज़ों का मिलके बना होता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल. फर्स्ट स्टेप में वो टूटेगा यहाँ से सेंटर में से, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियस लविंग होता है. ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ आए, न्यूक्लियोफाइल की तरफ आए और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज. कई बार न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्टली भी जनरेट नहीं होते हैं. उस केस में कैटालिस्ट भी अपना रोल अदा करता है. जैसे कि हम जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने लास्ट वीडियो में रिएक्शन लिखे ब्रोमिनेशन का करवाया, हमने फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करवाया, तो कैटालिस्ट हमने ब्रोमिनेशन में फेरिक ब्रोमाइड यूज किया, जिसका फंक्शन है इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवाना. कैसे? ब्रोमीन के साथ मिलके ये ब्रोमीन होमोलिटिक क्लीवेज करवाता है. अगर यहां से टूटा ये ब्रोमीन इसके साथ गई, वाई? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. तो ब्रोमीन एक इसके साथ चलेगी, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और इस ब्रोमीन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज. तो सेंटर में हमारे पास ये बॉन्ड डिसोसिएशन वाला बॉन्ड आ गया. या फिर अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की बात करें तो CH3Cl प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड और यहां से एक क्लोरीन इसके साथ मिला, यहां इसका भी यही काम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और मिथाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. तो यहां से हमारे पास इसको बोलते हैं, इस इलेक्ट्रोफाइल को रादर बोलते हैं ब्रोमोनियम आयन और इसे मिथाइल कार्बोकेटाइन. ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल हैं, ये ब्रोमिनेशन में हेल्प करेंगे और ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हेल्प करेगा. तो इस तरह से कई बार तो इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्टली जनरेट हो जाता है और कई बार कैटालिस्ट उसकी हेल्प करता है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में. स्टेप 2 में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनना है. कैसे? तो ये बेंजीन ऊपर जो हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया, चाहे ये किया चाहे ये किया, और जनरली हमने उसको E पॉजिटिव लिख दिया. E पॉजिटिव आया, ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जगह है उसके ऊपर अटैक किया, उसको अपने साथ लिया. यहाँ पे H ऑलरेडी था, E अब लग गया और इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया जो पहले इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर था. दिस इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, जो कि रास्ते में बनता है और थोड़ी देर के लिए बनता है. इंटरमीडिएट चीजें हमेशा थोड़ी देर के लिए बनती हैं, उसके बाद खत्म हो जाती हैं. देन स्टूडेंट, स्टेप नंबर 3 में लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा. कैसे? तो ये हमारा जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना, अब उसने न्यूक्लियोफाइल के साथ फटाफट से रिएक्ट करना है. ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आया? जो हमने फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे निकाला था. इलेक्ट्रोफाइल को तो हमने यहीं पे यूज कर लिया सेकंड स्टेप में, अब न्यूक्लियोफाइल को तीसरे स्टेप में यूज करने जा रहे हैं. तो इसमें हमने ये H और न्यूक्लियोफाइल मिलके H न्यूक्लियोफाइल बाहर आया, यहाँ से H वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर मूव किए तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, E इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया. तो हाइड्रोजन की जगह पर क्या लग गया अल्टीमेटली बेंजीन रिंग के ऊपर? इलेक्ट्रोफाइल. तो दीज आर द 3 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. नाउ नेक्स्ट आज का टॉपिक है हमारा
व्हाट आर पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, शॉर्ट फॉर्म PNH के नाम से जानते हैं। जो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनका सोर्स हमारे पास क्या होता है, तो कोल टार इज द सोर्स। कोल टार इसका सोर्स बनता है। कोल टार जिसे आप लुक के नाम से भी जानते हो, जो सड़कों पे लुक पड़ती है, उसमें पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। केमिस्ट्री के अंदर अगर एग्जाम्पल लिखनी आ जाए, जब भी 2 बेंजीन रिंग्स या 3 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हों, फ्यूज मतलब उनमें एक बॉन्ड कॉमन हो, उनको हम पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि 2 बेंजीन रिंग जब भी जुड़ी होती हैं उसे नेफ्थलीन कहते हैं, जब 3 जुड़ी होती हैं उसे एंथ्रासीन कहते हैं। और ये जो PNH है, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इनका साइड इफेक्ट, दे आर कार्सिनोजेनिक इन नेचर। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग। जब इनका हमारी बॉडी में एंट्रेंस ज्यादा हो जाए, अगर बॉडी में ज्यादा चले जाए तो हमारे DNA पे जाके म्यूटेशंस करते हैं और म्यूटेशन से अल्टीमेटली कैंसर होता है। तो ये कार्सिनोजेनिक है। पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ये DNA या RNA पे जाके क्या करते हैं, म्यूटेशंस मीन सडन चेंजेस जो लीड करती हैं कैंसर को। सो दे आर कॉल्ड कार्सिनोजेनिक इन नेचर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है हक्कल रूल, जो कि डिसाइड करता है एरोमेटिसिटी यानी कि एरोमेटिक करेक्टर को। हम एरोमेटिसिटी वर्ड कब यूज करते हैं, इसका साइंटिस्ट हक्कल ने निकाला था अंडर द नेम हक्कल्स रूल। इसमें हमें बताया जाता है कि एरोमेटिक करेक्टर होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब क्या होता है कि उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो उसमें हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ प्लेनर। देन द मॉलिक्यूल शुड कंटेन 4n+2 पाई रूल, जिसमें 4n+2 पाई रूल में n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा। अगर यहाँ 0 पुट करें तो यहाँ पर ये कंपोनेंट 0 हो गया, यानी कि सिस्टम के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर मैं n का वैल्यू 1 पुट करूं तो कितना हो गया आपके पास सिस्टम, यानी कि 4 × 1 4 + 2 6 पाई। तो सिस्टम के अंदर यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो। अगर यहाँ पे हम लोग 2 पुट करें तो 4 × 2 8 + 2 10 पाई, सो ऑन। और आप देख रहे हो सिस्टम के अंदर 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई 18 पाई, जिसमें ये वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे सिर्फ वही सिस्टम एरोमेटिक होंगे। देन थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन कि जो इट शुड हैव सिस्टम के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर, इट शुड बी हैविंग सिंगल साइक्लिक क्लाउड ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि सिंगल साइक्लिक क्लाउड होना चाहिए। मॉलिक्यूल हमारे पास एरोमेटिसिटी के अंदर एक सिंगल साइक्लिक क्लाउड के साथ होना चाहिए, ये नहीं 2 साइकिल इकट्ठे मिले हों। दिस इज द मीनिंग ऑफ थर्ड पॉइंट। जैसे कि इस मॉलिक्यूल को अगर देखें, इसमें यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, साथ में इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, रादर इसका भी हाइब्रिडाइजेशन, हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स और 3 सिग्मा बॉन्ड्स की वजह से हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है, साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, प्लेनर है और इसीलिए ये एरोमेटिक है। इस सिस्टम को देखते हैं, यहाँ पे 2 पाई ये हैं और साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 4 इलेक्ट्रॉन वाला तो एरोमेटिक होता ही नहीं है। तो ये क्या बना है, तो ये प्लेनर, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर हमारे एरोमेटिक कैरेक्टर के साथ मैच नहीं कर रहा, इसलिए ये एंटी एरोमेटिक है। ये बेंजीन जिसमें 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, 3, हर एक पाई के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और प्लेनर भी है क्योंकि हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ये भी एरोमेटिक हुआ। ये अगर एग्जाम्पल हम देखें तो इस एग्जाम्पल के अंदर स्टूडेंट्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जरूर है, लेकिन यहाँ पर ये मॉलिक्यूल, इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये नॉन प्लेनर हुआ। और हमारी नॉन प्लेनर वाली कंडीशन, यहाँ एरोमेटिक कैरेक्टर की जो कंडीशन है कि मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, वो पूरी नहीं हो रही है और इसलिए ये नॉन एरोमेटिक है। पाई इलेक्ट्रॉन का जब नंबर ही एरोमेटिक के साथ ना मिले तो वो एंटी एरोमेटिक होता है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया कि पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर तो मैच कर रहा है, लेकिन मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर, हेंस इट इज नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एनोलिन्स की। एनोलिन्स क्या होते हैं? एनोलिन्स ऐसे सिस्टम होते हैं जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। जैसे इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, इसमें 6 1 2 3 4 5 6, इसमें 8 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हो और कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो एक एक जगह छोड़ के डबल बॉन्ड होना, दैट इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो एनुलिन वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हो और साथ में सिस्टम इज कॉन्जुगेटेड। तो अब हमने नेक्स्ट क्या पढ़ना है, व्हाट इज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स। हमारा लास्ट जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या पढ़ने का है स्टूडेंट्स, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम अक्सर प्लस 2 में भी जब करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें भी बार बार आएगा। अगर हमारे पास एक ग्रुप है, कोई भी ग्रुप जो कि बेंजीन के साथ लगा है, ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप डिसाइड करेगा कि नया आने वाला ग्रुप इसकी किस पोजीशन पर लगे। तो बेंजीन की 3 पोजीशंस होती हैं जब कोई ग्रुप ऑलरेडी लगा है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे लग सकता है, या मेटा पे, या पैरा पे। ये पोजीशन जो बिल्कुल साथ वाली होती है इनको हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, एक पोजीशन छोड़ के इसको हम मेटा पोजीशन कहते हैं, और जो बिल्कुल सामने है दैट इज पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा 3 पोजीशंस हैं। ये जो बिल्कुल साथ वाली ऑर्थो, एक पोजीशन छोड़ के मेटा, तो ग्रुप जहां पे लगा है उसके साथ वाली ऑर्थो, एक पोजीशन छोड़ के मेटा, और जो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है वो पैरा। ओ से ऑर्थो, पी से पैरा, एम से मेटा। ग्रुप्स जो पहले लगे हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक कैटेगरी है ऑर्थो और पैरा इकट्ठी, और दूसरी कैटेगरी है मेटा वाली। तो पहले लगा ग्रुप डिसाइड करेगा कि आने वाला ग्रुप मेरी कौन सी पोजीशन पे रहेगा। जस्ट लाइक कि हमारे घर में कोई गेस्ट आया, तो गेस्ट डिसाइड नहीं करेगा कि उसे किस रूम में रहना है, जो होस्ट होता है उसे डिसाइड करना है कि आने वाले गेस्ट को अपने किस रूम में रखना है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसी ही कंडीशन है। तो मैंने साफ साफ डिस्टिंग्विश करके लिख दिया, ऑर्थो और पैरा के अंदर कोई भी अल्काइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, जिसमें ये वाला दिस इज फिनाइल ग्रुप, कोई भी हेलाइड ग्रुप है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ओ आर ओ, लाइक फॉर एग्जाम्पल OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप, आने वाले ग्रुप को अपनी या तो ऑर्थो पोजीशन पे लगाते हैं या पैरा पे। मेटा वाले कौन से होते हैं केमिस्ट्री के कॉमन ग्रुप्स, नाइट्रो ग्रुप, CN, एल्डेहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ये सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। डायरेक्ट करना, आने वाले ग्रुप को डायरेक्ट करना कि तुम आके यहाँ पे रहो। जैसे कि यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगी, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो सारे ऑर्थोपैरा कैटेगरी में आते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं जो किसी से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं वो सब मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल पे आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी लगा ग्रुप मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल किस कैटेगरी में आया, अल्काइल, और ये कौन से ग्रुप हमने लिखे हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अगर हम इसमें कोई नया ग्रुप लेके आए, लाइक हम क्या लेके आए, हम इसकी ब्रोमिनेशन ही सपोज करवा रहे हैं, तो ये ब्रोमीन को डायरेक्ट करेगा कि या तो मेरी ऑर्थो पोजीशन पे लग जाओ या पैरा पोजीशन पे लग जाओ। चांसेस हैं ये 2 प्रोडक्ट बनने की। ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बना, इसका नाम ऑर्थो ब्रोमोटोलिन, इसका नाम पैरा ब्रोमोटोलिन, और इन दोनों में से दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट। पैरा वाला मेजर इसलिए होता है क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होती है सिस्टम की। तो जब भी सिमेट्री होगी तब वो वाला कंपाउंड मेजर होगा और दूसरा माइनर होगा। तो हमेशा पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है। देन हम एग्जांपल देते हैं आपको मेटा की। मेटा के अंदर क्या, तो सपोज बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, हमने नेचर भी लिख दिया। अगर हम इसकी नाइट्रेशन करवाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड डाल के करवाई, तो आने वाला ग्रुप कौन सा होगा, NO2 होगा। और इसने क्या कहना है उसको कि आ जाओ और मेरी मेटा पोजीशन पे लग जाओ। तो ये खुद यहाँ लगा हुआ है और ये इसकी मेटा, ये भी मेटा है, आप किसी भी जगह पे लगा सकते हो। तो उसने आने वाले ग्रुप को, आने वाला ग्रुप क्या था, हमने नाइट्रेटिक मिक्सचर लिया तो नाइट्रो ही आया और नाइट्रो को उसने अपनी मेटा पोजीशन पे लगा दिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या नाम हो गया इसका, 1,3 डाई नाइट्रो बेंजीन। तो ये प्रोडक्ट बन गया। विद दिस स्टूडेंट्स, this hydrocarbon chapter is over. Thank you. Have a good time.